आज लेजेंड ऑफ क्रॉक गोल्ड में देखिए। हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि इस पूरे आइलैंड पर गोल्ड है। टाइम बहुत कम है। रुक जाओ। ये रिवर एक नाइटमेयर है। घुमाओ। फार्ली का डू और डाई गोल्ड माइनिंग मिशन जोर शोर से शुरू हुआ। हम कम से कम 10 फुट का क्रोकोडाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उनके क्रू का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर पहुंचकर मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। उनके मिशन में शामिल हो गया। अगर वो केज ऐसे ही मूव करता रहा तो मैं उसमें नहीं जाने वाला। लेकिन जब टीम फाइनली पानी से गोल्ड निकालने के लिए तैयार हुई That's perfect. तो फार्ली के केयरलेस डिसीजन ने क्रू को डिवाइड कर दिया वो और फार्ली। उनकी लीडरशिप पर सवाल खड़ा हो गया। हमें इस ड्रेज को पानी में डालना है और इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। यहाँ मैं इंचार्ज हूँ। और लगा कि कहीं लाखों का अनटच्ड गोल्ड ढूंढने का मिशन पटरी से ना उतर जाए। उसने इस पूरे ऑपरेशन का रिस्क लिया है। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा खेल खत्म समझो। बोगनविल आइलैंड, पापुआ न्यू गिनी। 3600 स्क्वायर माइल में घना जंगल और टेढ़ी मेढ़ी नदियों की भूल भुलैया दुनिया की सबसे सुंदर और खतरनाक जगहों में से एक है, जहां अलास्का के गोल्ड माइनर फार्ली डीन अपने सबसे रिस्की गोल्ड माइनिंग मिशन के लिए बेस कैंप बना रहे हैं। इस तरफ से शुरू करें। हमने वो सब किया है जो हम यहाँ आने के लिए कर सकते थे, एंड इट्स नॉट इजी। ये 3 इंच के है ना? दोपहर में तूफानी बारिश होती है, धूप बहुत तेज पड़ती है, उठाओ उठाओ। इसीलिए यहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। मिशन ने तो हमारी हालत खराब कर रखी है। ऑलराइट। बोगनविल पैसिफिक ओशन में है, फार्ली के घर से 8000 किलोमीटर दूर। 6 महीने पहले फार्ली की गोल्ड माइन पूरी तरह फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई। आते रहो, आते रहो। लेकिन उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि वो अपना फैमिली बिजनेस बंद करके जो कुछ भी उनके पास है वो उसे बोगनविल में 6 हफ्तों के इस नए मिशन पर लगा देंगे। रिपोर्ट्स मिली हैं कि इस पूरे आइलैंड पर गोल्ड है। सिर्फ गोल्ड डस्ट है या नगेट्स भी है? नगेट्स। फार्ली इस बात से कन्विंस्ड है कि बोगनविल में बहुत अनटच्ड गोल्ड है, क्योंकि लोकल ट्राइब्स कई सालों से सिर्फ इसकी क्रीक्स छान रहे हैं और इस जगह की एक यूनिक जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। बोगनविल टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना है जो वोल्केनोज बनाती है और उनके फटने पर जमीन से गोल्ड निकलता है, जो सदियों से बहकर यहाँ की नदियों और नहरों में जमा हो रहा है। और कहते हैं कि मैन ईटर क्रोकोडाइल्स किसी को इसके पास नहीं फटकने देते। आई बिलीव बोगनविल में गोल्ड तो है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आइलैंड हमें उस गोल्ड को लेने देगा? फार्ली का दावा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस अंधविश्वास को खत्म कर देगी। वो पहली बार हाईटेक इक्विपमेंट लेकर आए हैं जो बोगनविल ने कभी नहीं देखे। सिर्फ 5 हफ्ते बचे हैं और वो कल से अपनी तलाश शुरू करने वाले हैं। हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि इस पूरे आइलैंड पर गोल्ड है। हमें कई जगह चेक करना पड़ेगा, तो हमें अपना काम शुरू करना है और हम इस रिवर से ढूंढना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमें एक अच्छी लोकेशन ढूंढनी है जहां जाकर हम अच्छा खासा गोल्ड निकाल सकें, और अच्छे प्लान्स और बढ़िया इक्विपमेंट के साथ एक रियल गोल्ड मॉडल सेट करना है। थोड़ा बहुत गोल्ड तो हमें अलास्का में कहीं भी मिल जाएगा। हमें बहुत सारा गोल्ड ढूंढना पड़ेगा। बड़े स्केल पर माइनिंग करना तभी पॉसिबल है जब प्रॉफिट पर आवर कैलकुलेट किया जाए। इतना गोल्ड ये टीम अपने 6 इंच के ड्रेज से हर घंटे माइन साइट से निकाल सकती है। इस डेटा से उन्हें पता चल जाएगा कि सबसे प्रॉफिटेबल लोकेशंस कौन सी हैं, और ये भी डिसाइड हो जाएगा कि क्या बोगनविल में बड़े स्केल पर माइनिंग करके इतना गोल्ड निकाला जा सकता है जो इतने बड़े खर्चे को कवर कर सके। क्या गोल्ड के लिए आपने कोई टारगेट सेट किया है? हाँ, अगर हमने हर घंटे 1 आउंस गोल्ड नहीं निकाला तो हम इस ट्रिप को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें 2 टीम्स बनानी है। एक टीम रिवर के बीचेस पर ढूंढेगी और दूसरी टीम बोट पर होगी। हम अच्छे स्पॉट्स ढूंढ लेंगे और उन्हें अच्छी तरह से हम टेस्ट करेंगे। एक बड़े कॉरपोरेशन ने हेलीकॉप्टर से एक ड्रिलिंग टीम यहाँ भेजी थी और उन्होंने हर क्रीक में सैकड़ों छेद कर दिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। एक बात बताओ, क्या हम 20 लोकेशंस कवर कर सकते हैं?
मेरे हिसाब से इतने कम समय में 20 लोकेशंस पर ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल होगा।